ये तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया पर 200 सालों तक राज किया, पर क्या कभी आपने ये सोचा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और आखिर कैसे एक कंपनी ने इंडिया आकर पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लिया। सोच कर देखिए कि आज के वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल, गूगल और मेटा क्या इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो भारत पर कब्जा कर सकें, और क्या किसी कंपनी के लिए ये किसी तरह पॉसिबल भी है कि वो किसी देश को टेक ओवर कर सकें। तो कैसे एक छोटी सी पूंजी के साथ इंडिया आने वाली कंपनी ने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया और कैसे 200 सालों तक हमें गुलाम बना कर रखा। लॉजिकली इनसेन की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। ईस्ट इंडिया कंपनी, शायद ही आपने इस कंपनी का नाम ना सुना हो। एक ऐसी कंपनी जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से फेमस थी, पर इस कंपनी को इसकी असली पहचान तब मिलना शुरू हुई जब इसने इंडिया में अपने कदम रखे और काफी लंबे टाइम तक इंडिया में व्यापार किया और बाद में इंडिया को गुलाम बना लिया। पर कैसे मुगलों पर एक कंपनी ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि एक समय के बाद मुगल एम्पायर भी इनको नहीं रोक पाया। इसे एक कंपनी की किस्मत कहें या कुछ और, पर इसने खुद के दम पर इंडिया के कई बड़े राज्यों में अपना कब्जा जमा लिया। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई और वो कौन शख्स था जिसकी कोशिशों के बाद ये कंपनी भारत में एंटर हो पाई। पूरी कहानी जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ अंग्रेजी व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से इंडिया में व्यापार करने की परमिशन ले ली थी, पर व्यापार के लिए एक कंपनी की जरूरत थी जिसके लिए ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी को बनाया गया और कुछ ही टाइम में पूरी तैयारियों के साथ इंग्लैंड से साल 1608 में हेक्टर नाम का शिप इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया और इस शिप को विलियम हॉकिंस एज ए कैप्टन लीड कर रहे थे। उस वक्त दूसरे देश इंडिया से किसी भी सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए सूरत के पोर्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे और इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड भी यहीं से होता था, जिस वजह से विलियम हॉकिंस अपने शिप के साथ सूरत के पोर्ट पर आते हैं। क्योंकि हॉकिंस व्यापार की नीयत से ही इंडिया आया था, इसलिए उसने एक राजदूत के तौर पर उस टाइम के सत्ताधारी मुगल बादशाह जहांगीर के पास जाकर इंडिया में व्यापार करने की अपनी रिक्वेस्ट रखी। क्योंकि विलियम इंग्लैंड की महारानी का राजदूत बनकर जहांगीर से मिलने पहुंचा था, इसलिए जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार उसका खास स्वागत किया और साथ ही उसे पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। क्योंकि उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान था कि जिस अंग्रेज को वो इतना सम्मान दे रहे हैं, एक दिन वही लोग इंडिया पर राज करेंगे और पूरे देश को अपना गुलाम बना लेंगे। क्योंकि अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली इंडिया आ चुके थे और वो जहांगीर को भी प्रभावित कर चुके थे, इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पुर्तगालियों को अपने रास्ते से कैसे हटाए। इसलिए उसने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे वो अपनी चाल में कामयाब हो गया और साथ ही वो जहांगीर से कुछ अधिकार और खास सुविधाएं लेने में भी कामयाब हो गया। उसके बाद जल्द ही हॉकिंस ने पुर्तगालियों के जहाजों को लूट लिया ताकि वो जल्द से जल्द सूरत में पुर्तगालियों का व्यापार कम कर सके। इसी बीच कुछ सालों बाद हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर से एक शाही फरमान जाहिर करवा लिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को सूरत में अपना कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाजत मिल गई और साथ ही जहांगीर ने ये इजाजत भी दे दी कि उसके राजदरबार में इंग्लैंड का एक राजदूत भी रह सकता है। जिसके बाद थॉमस रो को साल 1615 में राजदूत बनाकर इंडिया लाया गया और उसने इंडिया आते ही अंदाजा लगा लिया कि पुर्तगाली उनके व्यापार करने में दिक्कतें पैदा करेंगे और सिर्फ थॉमस रो ही नहीं बल्कि बाकी सारे अंग्रेज ऑफिसर्स इस बात को जानते थे और शायद इसीलिए थॉमस रो को इंडिया बुलाया गया था, क्योंकि थॉमस अपनी कूटनीति के लिए पूरे ब्रिटेन में मशहूर था और ये भी माना जाता है कि वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का काफी करीबी था। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्द ही थॉमस ने अपना काम शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने सारी दिक्कतों को ठीक से समझा और फिर सारी दिक्कतों को दूर करने की प्लानिंग की।
उसने देखा कि अगर उसे इंडिया में व्यापार करना है तो उसे दोबारा से शाही फरमान हासिल करना होगा, जिसके लिए उसने हॉकिंस की मदद ली और वो एक बार फिर जहांगीर के दरबार में पहुंच गए और वहां वो अपनी बातों से जहांगीर को प्रभावित करने में सफल रहा। अपनी बातों से वो जहांगीर को ये भरोसा दिलाने में भी सफल रहा कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज़्यादा ताकतवर हैं और वो इंडियंस को प्रॉफिट के साथ साथ सुरक्षा भी देंगे। उनकी ये बात जहांगीर को काफ़ी पसंद आई और दोनों के बीच ये बात तय हुई कि कंपनी को व्यापार के लिए विशेष अधिकार भी दिए जाएंगे। इस तरह थॉमस रो 1615 से 1618 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विशेष अधिकार पाने में सफल हो गया और फिर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अधिकार मिले, उसने पूरे भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी और एक के बाद एक अहमदाबाद, बहरामपुर, आगरा और सूरत में फैक्ट्रीज खोल दी गईं। बंगाल का इलाका समुद्र तट से काफ़ी लगा हुआ था, इसलिए उसे भी व्यापार के लिए चुना गया और यहाँ भी फैक्ट्रीज की स्थापना कर दी गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई और जिस कंपनी के लिए कभी पुर्तगाली मुसीबत हुआ करते थे, वो कंपनी इंडिया से उनका नामे निशान मिटाकर इंडिया में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी थी। आगे इतिहास गवाह है कि इस कंपनी ने कितनी तेजी से अपने पांव पसारे और एक छोटी सी पूंजी के साथ इंडिया आने वाली इस कंपनी के बारे में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि वो यहाँ 200 सालों तक राज करेगी, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और आने वाले दिनों में अंग्रेजों ने इंडिया को गुलाम बना लिया।